Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to Way to सरकारी। सो गाइस, वे टू सरकारी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, जीडी और सीएचएसएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेट 3 है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 जो है वो मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग सेट 1 और सेट 2 भी देख लीजिएगा। और ये अभी जीडी का एग्ज़ाम भी होने वाला है जनवरी में, तो अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मैं इसके और भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेट लाने की कोशिश करूंगा। पॉलिटी के भी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में आप सभी के लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग सेट 3 डिस्कस करेंगे। तो ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे मैं अपनी सारी पीडीएफ जो रहती है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से। फर्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Indian Constitution is related to the Uniform Civil Code? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो है पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो आर्टिकल नंबर है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो होता है वो रिलेट करता है किसके साथ? यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ जो होता है रिलेट करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से स्टेट में हम लोग देखने को मिलता है? तो ये गोवा के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। कौन से स्टेट में? गोवा में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 44। आर्टिकल 46 लिखा गया, तो आर्टिकल 46 जो होता है ये बात करता है, आर्टिकल 46 जो होता है कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्रमोशन करना किसका? एजुकेशन का। एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना के रखना किसका? जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है एंड अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है, और जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटी के, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है सोसाइटीज के, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी जो है उनके क्या करना है? एजुकेशन का प्रमोशन करना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना के रखना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। तो ये आर्टिकल 46 में लिखा गया। आर्टिकल 44 जो होता है ये क्या कहता है? प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस की बात करता है। मतलब आर्टिकल 45 जो होता है ये बच्चों के एजुकेशन की बात करता है, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना जो होती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिकल 43 जो है ये लिखा गया है, आर्टिकल 43 में लिखा गया है लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना है किसको? वर्कर्स जो होते हैं, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स को। जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है? लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना। मतलब इतना वेजेस उनको प्रोवाइड करना है, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना है जिससे वो अपनी जीवन शैली जो है वो जी सकते हैं। तो लिविंग वेजेस जो वर्कर्स प्रोवाइड करना, आर्टिकल 43। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस के लिए 0 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 46 के अंदर जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशन की बात करी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटीज के। एंड आर्टिकल 44 जो होता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आता है। और डीपीएसपी, ये सभी आर्टिकल जो होते हैं कौन से किसके हैं? तो डीपीएसपी के हैं। डीपीएसपी का पार्ट कौन सा है? तो डीपीएसपी पार्ट है पार्ट 4। और ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 36 से 51 जो होता है वो क्या होता है? डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है कौन से कंट्री से हम लोग ने बोरो करा? तो ये बोरो करा कहाँ से? आयरलैंड से। और आयरलैंड जो है वो खुद, आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरो करा था? तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 44। नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है वर्ल्ड का, ना कि इंडिया का। तो वर्ल्ड की फर्स्ट जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम क्या था? ऑप्शन बी, सिरिमावो भंडार नायके। सिरिमावो भंडार नायके जो थी ये क्या थी? वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर थी। और ये कौन से कंट्री के थे? तो श्रीलंका। श्रीलंका की जो है ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे। अगर इंडिया की पूछे कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो क्या थी? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी किसकी? इंडिया की। तो करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सिरिमावो भंडार नायके श्रीलंका की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम द विच, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है रेसिडुअल पावर लिखा गया है? तो रेसिडुअल पावर जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडुअल पावर जो होता है इसका आर्टिकल कौन सा आता है? तो आर्टिकल जो है रेसिडुअल पावर्स का आर्टिकल है 248 जो होता है रेसिडुअल पावर्स के क्या चीज़ होते हैं एक्चुअली होता है क्या, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि ना ही सेंटर लिस्ट में आते हैं, ना ही स्टेट में आते हैं, और ना ही जो होता है कॉन्करेंट में आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि सेंटर में भी नहीं आते हैं, स्टेट में भी नहीं आते हैं, कॉन्करेंट में भी नहीं आते। तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो किस में रखा जाता है? रेसिडुअल पावर्स में रखा जाता है। और रेसिडुअल पावर जो होता है किसके पास होती है? तो पार्लियामेंट के पास जो होती है वो क्या होती है? रेसिडुअल पावर्स होते हैं। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आते? जैसे साइबर क्राइम हो गया, या फिर मिलिट्री लॉ हो गया, साइबर क्राइम, मिलिट्री लॉ हो गया। तो ये सभी जो होते हैं रेसिडुअल पावर, जिसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 248 है। और ये पार्लियामेंट के पास जो होता है पावर होता है। और ये कौन से मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया था? तो ये लिया है कनाडा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हम लोगों ने बोरो करा है रेसिडुअल पावर्स। और यहाँ पे लिखा है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज करना रहता है तो आर्टिकल 368 में चेंज करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। और अमेंडमेंट का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो अमेंडमेंट का पार्ट होता है पार्ट 20 जो होता है अमेंडमेंट का होता है। अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से हम लोग ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। फिर जैसे फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। और जो और क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं। तो ये भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो होते हैं 3 फोर्सेस आती है, आर्मी आता है, नेवी और आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जो होती है क्या होती है? आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये भी हम लोगों ने कहाँ से? अमेरिका से लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए कनाडा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the year 1978 the dash amendment eliminated the right to property as fundamental right। मतलब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा दिया गया था? अमेंडमेंट मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हम लोग पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको क्या कर दिया गया था? हम लोग ने लीगल राइट बना दिया गया था। लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो बना दिया गया था। मतलब फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया था। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट 1978। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट 1978। और ये जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था तो उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे वो क्या थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो है इनकी कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी जो थी वो जनता पार्टी की सरकार थी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। उस समय जो है राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया था। फिर यहाँ पे लिखा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे बोला जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। इसमें जो है प्रीएम्बल को क्या करा गया था? अमेंड करा गया था। और प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये जोड़ दिया गया था। और क्या ऐड करा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी ऐड कर दी गई थी। 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। कौन सी कमेटी बैठी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी पूछा जाता है कि 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी उसमें कौन सी कमेटी बैठी थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। और 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी वो कौन सा अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ था उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन होता है वो कौन से पार्ट में लिखा गया? तो ये लिखा गया है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्ट 11 के अंदर लिखा गया। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 245 से लेके 255, आर्टिकल 245 से लेके 255 जो होता है पार्ट 11 जो होता है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बताया गया पार्ट है इसका। एक सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए पूछा जाता है कमीशन, तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक 1983 में कमीशन बैठा था जिसका नाम क्या था? सरकारिया कमीशन। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो कमीशन बैठा था 1983 में उसका नाम क्या था? सरकारिया कमीशन। और सेम सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए ही एक 2007 में भी एक कमीशन बैठा था, उसका नाम क्या था? पुंची कमीशन था 2007 में, और 1983 में सरकारिया कमीशन बैठा था। यहाँ पे देखिए आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 ये कौन सा होता है? तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। और तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पार्ट 11 जो होता है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए होता है। Next question, Article dash of the Constitution of India give the Elections Commission the power to supervise election to the Parliament and the State Legislature। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो पार्ट होता है, आर्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है? तो इलेक्शन कमीशन का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो पार्ट 15 होता है। आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 324 जो होता है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और इलेक्शन कमीशन हमारे अभी प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? राजीव कुमार जो है वो क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और सीसी जो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है इसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट जो होता है उनको अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले हो जाए 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज जो होता है इनका क्या होता है? रिटायरमेंट एज होता है। और इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किसका इलेक्शन कराता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद और विधानसभा बोला जाता है, तो इन सब का इलेक्शन जो होता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ये किसका इलेक्शन कराता है? तो ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, जो लोकल गवर्नमेंट होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उनका इलेक्शन कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 324 पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का वो कितना होता है? तो दो होते हैं। दो कौन से होते हैं? तो ये दो जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दो एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। किसमें? लोकसभा के अंदर जो होता है नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ये क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया है। लोकसभा की अगर पूछे जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 552 जो है वो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और वोट जो होता है अभी कितने पे होता है? 545 पे होता है। अब दो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया तो 543 सीट्स पे जो होता है वो इलेक्शन होता है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा कितनी हो सकती है? 542 जो होती है वो जो मतलब लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर हम बात करें लोकसभा का आर्टिकल कौन सा होता है? तो 81 जो होता है वो क्या होता है? लोकसभा का आर्टिकल होता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल जो होता है किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है किसे? लोकसभा को। और जो है तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, दो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
who decide on the issues related to the disqualifications of a member of लोक सभा अंडर 10th schedule। मतलब कौन जो होता है डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन करना है मेंबर ऑफ द लोक सभा अंडर 10th शेड्यूल में। तो पहली बात तो डिस्क्वालिफिकेशन, जो डिस्क्वालिफिकेशंस जो है वो लिखा किस में गया, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल 102 के अंदर जो है डिस्क्वालिफिकेशंस लिखा गया। और 10th शेड्यूल जो होता है वो कौन सा आता है, तो एंटी डिफेक्शंस। 10th शेड्यूल जो होता है वो कौन सा होता है, एंटी डिफेक्शंस। और एंटी डिफेक्शन जो है कौन से अमेंडमेंट में ऐड करा गया था, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है एंटी डिफेक्शंस को ऐड करा गया था। और एक और अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें एंटी डिफेक्शंस को क्या कर दिया गया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। तो डिस्क्वालिफिकेशन बोल रहा है किसका, मेंबर ऑफ द लोकसभा का। तो ये कौन करता है, स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, स्पीकर करता है। देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच नहीं हो रही है, कि जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन होता है, तो उसको कौन हटाता है, तो प्रेसिडेंट हटाते हैं। किसके साथ कंसल्ट करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हटाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके हटाते हैं। लेकिन अगर डिफेक्शन हो रहा है, क्या कर रहा है, डिफेक्शन हो मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो वो कौन करता है, तो है जो मतलब चेयरपर्सन होता है ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस के। यानी कि लोकसभा से जा रहा है तो कौन करेगा, स्पीकर उनको हटा देंगे। और राज्यसभा से जा रहा है तो कौन करेगा, चेयरमैन जो है वो हटा देते हैं। तो हेड ऑफ द जो रिस्पेक्टिव हाउस के हेड होते हैं वो डिफेक्शन करते हैं। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अगर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग करनी है तो प्रेसिडेंट करेंगे किसके साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। What is the term of the elected representative of the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है कितने साल के लिए चुना जाता है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 5 साल। 5 साल के लिए जो होता है ग्राम पंचायत चुना जाता है। और आर्टिकल 40 के अंदर क्या लिखा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है किसमें लिखा गया, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत लिखा गया है, आर्टिकल 40 के अंदर लिखा गया है। और जो मिनिमम एज जो होती है पंचायत में मेंबर बनने के लिए वो कितनी होती है, 21 ईयर्स होती है। मिनिमम एज होती है, 5 साल के लिए पंचायत चुना जाता है। Which articles of the Constitution of India talk about the provisions for impeachment of the president। यानी कि impeachment, जो president का impeachment है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया, तो ये लिखा गया आर्टिकल 61। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पे तो आर्टिकल 61 है तो इसी को बना लीजिए, 51 नहीं है तो ये 61 है। मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। तो आर्टिकल 61 बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 61 में जो है इम्पीचमेंट लिखा गया है, किसका, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिखा गया। और रीजन जो इनका रीजन बनता है, इम्पीचमेंट का रीजन क्या बनता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया, ये रीजन जो है वो बनता है। और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, बस ऐसे ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, लेकिन यही रीजन बनता है, वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये इम्पीचमेंट का बिल होगा वो कौन से हाउस से स्टार्ट होगा, तो इम्पीचमेंट का याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का बिल होता है वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकता है। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब कि वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि जो बिल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लोकसभा से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं ऐसा। तो जिस सदन से भी वो स्टार्ट होगा उस सदन के 1/4 मेंबर जो है उनको क्या करने पड़ते हैं, मंजूरी देने पड़ती है। मतलब 1/4 मेंबर की जो होता है वो क्या होना चाहिए, हाँ होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम लोग इम्पीचमेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है उनको 14 दिन का समय दिया जाता है इन 1/4 मेंबर्स को मनाने के लिए। 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर वो 14 दिन के अंदर इन लोगों को नहीं मना पाते हैं तो जो बिल होता है वो स्पेशल मेजोरिटी, बिल जो होता है वो कौन सी मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। लोकसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी और राज्यसभा से भी जो है स्पेशल मेजोरिटी
मेजोरिटी से वो बिल पास कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा बिल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, और जिस सदन से वो भी स्टार्ट होगा, जिस सदन से वो स्टार्ट होगा वहाँ के 1/4 मेंबर्स की जो होती है वो मंजूरी चाहिए होती है, और 14 दिन का जो है टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को। अगर 14 दिन के अंदर वो मना लेते हैं और तो ठीक है, अगर नहीं मना पाते हैं तो जो बिल होता है वो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से जो है पास कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस मेथड से होता है, तो ये लिखा गया आर्टिकल 54 में लिखा गया। आर्टिकल 63 में देयर शैल बी एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी एन वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है, आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 64 में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, मतलब पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था वो तो इस साल में हुआ था, तो वो हुआ था 1951। 1951 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1951। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुआ था 1951 में, और इसमें क्या करा गया था, जो 9th स्केड्यूल था उसको ऐड करा गया था। और 9th स्केड्यूल जो है ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए बात करा जाता है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जिसमें क्या करा गया था, जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1951। Which article of the Constitution of India provide that each Indian state will have a governor, यानी कि गवर्नर के लिए जो है कौन सा आर्टिकल आता है, तो गवर्नर का आर्टिकल है 153। आर्टिकल 153 जो होता है वो क्या किसके लिए होता है, गवर्नर के लिए। देयर शैल बी एन गवर्नर ऑफ एन स्टेट, और गवर्नर जो होता है इसको अपॉइंट कौन कर देता है, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं, और इसी के गवर्नर जो होता है किसके प्लेजर पे रहते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 153। देयर शैल बी एन गवर्नर ऑफ एन स्टेट। Which of the following is known as the popular chamber? पॉपुलर चैम्बर जो होता है किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है किसको, लोकसभा। लोकसभा जो होता है वो क्या होता है, पॉपुलर चैम्बर होता है। उसको और क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, और हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है, 25 ईयर्स। 25 ईयर जो होता है वो मिनिमम एज होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। 5 साल जो होता है लोकसभा का कार्यकाल रहता है, 5 ईयर्स का लोकसभा का। राज्यसभा जो है इसको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स एज चाहिए होता है, और 6 ईयर जो होता है इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, मतलब अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है तो कौन से आर्टिकल में बनाया जाता है, तो ये लिखा गया आर्टिकल 3, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 लिखा गया, ऑप्शन डी। आर्टिकल 3 के अंदर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑल्टरेशन, अगर जो बाउंड्री है उसको ऑल्टरेशन करना है या उसका नेम जो है वो चेंज करना है, तो ये सब भी जो होता है आर्टिकल 3 के अंदर लिखा गया है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन करना है, उसका नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री जो होती है वो चेंज करना है, तो ये सभी जो है आर्टिकल 3 के अंदर लिखा गया है। और ये सभी चीज़ें जो है कौन करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है वो करती है। और कौन सी मेजोरिटी चाहिए होता है, जो मेजोरिटी चाहिए होता है वो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। और इसका जो बिल होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या अल्टरेशन करना है या नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, तो इसका बिल जो होगा वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन से आता है। बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो ये कौन करता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आता है, पार्लियामेंट करती है कौन सी, मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा गया, आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया भारत, इंडिया मीन्स भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर जो होता है सिर्फ स्टेट आते हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी जो होता है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आर? जीरो आर जो होता है ये क्या होता है? तो जीरो आर जो होता है ये क्या होता है? तो जीरो आर जो होता है ये क्या होता है? मैटर ऑफ, व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जो होता है उसको रेज करा जाता है। अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है तो इसमें हम लोग करते हैं किसमें? जीरो आर में होता है। और ये कब होता है? टाइम इमीजिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के बाद जो टाइम होता है नॉर्मली जो 12 बजे से 1 बजे का, जो 12 बजे से लेके 1 बजे का तक जो टाइम होता है वो क्या होता है? जीरो आर का होता है। लेकिन जो डिस्कशन होता है वो कितने मिनट के लिए होता है? 30 मिनट के लिए होता है। याद रखिएगा जीरो आर में जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए डिस्कशन होगा, लेकिन टाइम जो होता है मेनली 1 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक स्टार्ट होगा। जैसे 12, अगर 12:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो 1 बजे जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि डिस्कशन सिर्फ 30 मिनट्स के ही डिस्कशन होता है। और इसमें मैटर जो होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, अगर कोई अटमोस्ट इम्पोर्टेंस मैटर है उसको क्या करा जाता है? रेज करा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइम इज इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर। जो पार्लियामेंट का पहला आर रहता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन आर होता है, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक होता है। और क्वेश्चन आर जो होता है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन जिसमें ओरल आंसर जो है ओरल आंसर देते हैं। और एक होता है अनस्टार्ड जिसमें रिटन आंसर देते हैं। थर्ड होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन आंसर होता है जिसमें जो होता है थोड़े दिन का टाइम दिया जाता है और ओरल आंसर इसका दिया जाता है। तो ये जो होता है क्वेश्चन आर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर के बाद जो टाइम होता है वो जीरो आर का होता है। और डिस्कशन सिर्फ 30 मिनट्स का डिस्कशन होता है। हु टेक द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, इस पे जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है? तो स्पीकर जो होता है, जब स्पीकर का जो है साइन हो जाता है कि मनी बिल पे, अगर स्पीकर का साइन हो जाता है तो हाँ मान लिया जाता है कि हाँ वो मनी बिल है। तो मतलब यही जो होता है फाइनल डिसीजन लेते हैं कि एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं। और मनी बिल जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 110 जो होता है मनी बिल के लिए आता है। और मनी बिल जो होता है ये कहाँ पे आता है? कौन से हाउस में आता है? तो यह याद रखिएगा हमेशा लोकसभा में आता है। राज्यसभा का जो पावर होता है मनी बिल के ऊपर, राज्यसभा का कोई भी पावर नहीं होता है। लोकसभा जो होता है मनी बिल 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए जो होता है राज्यसभा के पास देती है। इसके पास कोई भी पावर नहीं होता है। ये बस क्या कर सकते हैं? रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और लोकसभा के ऊपर जो होता है वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, वो उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। और 14 डेज के अंदर जो है ये पास हो जाता है। और याद रखिएगा मनी बिल, जो मनी बिल होता है इसके ऊपर कभी भी कोई भी जॉइंट सेशन होता है, जो कि आर्टिकल 108 के अंदर लिखा गया है। इसके मनी बिल के ऊपर कोई भी जॉइंट सेशन नहीं हो सकता है। और जो प्रेसिडेंट है इसको कभी भी रिकंसिडरेशंस के लिए, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए कि कोई प्रेसिडेंट के पास बिल आए वो रिकंसिडरेशंस के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज दिया, तो ये मतलब जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन यानी कि सस्पेंसिव वीटो, इनकी एक वीटो पावर आती है, सस्पेंसिव वीटो जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मनी बिल पे। अगर वो उनके पास मनी बिल आता है तो उनको अपना एक्शन देना ही पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। Whose recommendation is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his or her term? तो मतलब किसका रिकमेंडेशन? तो बिल जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों सदन से, लोकसभा से और कहाँ से? राज्यसभा से। तो पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन जो होता है वो चाहिए होता है। और 1/4 मेंबर्स की जो होती है मंजूरी चाहिए होता है। कितने दिन का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को? 14 डेज का टाइम दिया जाता है। और कौन सी मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 जो है उसे पास कर दिया जाता है। और इम्पीचमेंट जो है उसका रीजन क्या बनता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये रीजन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। How many type are read
आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट वॉट जो है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो रिट वॉट जो है ये ब्रिटेन से लिए हैं। और जो है रिट जो है कौन इशू कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अंडर आर्टिकल 32 में जो है रिट इशू कर सकती है। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 में रिट इशू कर सकती है। और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्लस लीगल राइट्स के लिए भी जो है हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। और कितने टाइप के रिट होते हैं, 5 टाइप के रिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 टाइप्स के रिट होते हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसके साथ डील करता है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 4 जो होता है वो किसके लिए होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए होता है पार्ट 4। सो गाइज ये था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।